हरियापुर नाम का एक बहुत ही पुराना गांव हुआ करता था। उस गांव में एक मंगलू नाम का एक बहुत ही गरीब मजदूर आदमी अपनी पत्नी गंगा और एक 8 साल की बेटी सुरभि और एक 5 साल का रोहन, उसकी बहन का लड़का, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, जिसे मंगलू ही पालता था। उस बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं था। इतनी गरीबी में भी सारे लोग मिलजुल के बहुत ही प्यार से एक साथ रहा करते थे। मंगलू बहुत ही ईमानदार और सीधा सादा आदमी था। अजी, आप तो जानते ही हैं कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है। पिछली बार हमारे बरसात के दिन कितने मुश्किल से कटे थे। हमारे घर की छत जगह जगह से टूटी हुई है। अगर आपने इस बार छत की मरम्मत नहीं कराई तो इस बार तो हमारा पिछले साल से भी बुरा हाल हो जाएगा। बारिश का सारा पानी घर के अंदर आएगा और हमारी घर की दीवार भी गिर जाएगी। हाँ गंगा, तुम बात तो ठीक ही कह रही हो। इस बार तो मुझे किसी तरह से भी छत की मरम्मत जरूर करवानी होगी। गंगा मालिक के पास जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर मालिक मेरी थोड़ी मदद कर देंगे तो इस बार हमारे घर छत की मरम्मत हो जाएगी। अगर मालिक ने पैसे दे दिए तो मैं कल ही छत की मरम्मत करवा दूंगा। इतना कहकर मंगलू अपने काम पर चला जाता है। अरे भाइयों, जल्दी करो, जल्दी जल्दी अपने हाथ पैर चलाओ। इन सारे अनाजों को अपनी जगह पर पहुंचना है, नहीं तो बारिश आने वाली है। सारे अनाज भी कर खराब हो जाएंगे। जल्दी करो, जल्दी करो। कुछ ही दिनों में बारिश होने वाली है, तब तक तुम लोगों को यह सारा अनाज गोदाम के अंदर भी रखना है। वैसे भी अभी हमारा अनाज का व्यापार घाटे में चल रहा है। मैं और जोखिम नहीं ले सकता। जल्दी करो, जल्दी करो, अभी बहुत काम बचा है। अरे भाई मंगलू, तुम कब से यहाँ खड़े हो? मैं तो तुम्हें देखा ही नहीं। और तुम यह बताओ कि तुम आज काम पर इतनी देर से क्यों आए हो? आज तुम्हें काम नहीं करना है क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? कितना काम अभी बाकी है? मालिक, वो मुझे ये मैं क्या लगा रखा है? जो कहना है जल्दी कहो, बहुत काम बाकी है। मालिक, आप तो जानते ही हो कि अभी हमारी हालत क्या है। घर में इस समय एक भी पैसा नहीं है। बरसात शुरू हो गई है और हमारे घर की छत जगह जगह से टूटी हुई है। और अगर इस बार मैं घर के छत की मरम्मत नहीं करवाई तो हमारा पूरा घर गिर जाएगा। पिछली बार की बरसात में मैंने अपने घर का सामान अपने पड़ोसी के घर में रख दिया था, मगर इस बार तो मेरी कोई मदद करने को ही तैयार नहीं है। अगर इस बार मैंने अपने घर के छत के मरम्मत नहीं करवाई तो हमारा पूरा घर गिर जाएगा। मालिक, मुझ पर दया करके मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। मेरी अगली बार की तनख्वाह से पैसे काट लीजिएगा। मंगलू, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि मैंने कभी भी तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया है। मैं हमेशा तुम्हारी मदद की है। और तुम तो यह अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा व्यापार दिन प्रतिदिन घाटे में जा रहा है। मेरे व्यापार में इस बार मुझे बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए मुझे यह व्यापार अब बंद करना पड़ेगा। तुम भी अपने लिए अब कहीं और काम की तलाश कर लो। मालिक, मगर अब इस बरसात में मुझे कहाँ काम मिलेगा? मैं तो आपसे बस थोड़े से पैसे उधार लेने आया था, लेकिन आपने तो मुझे मेरा रोजगार ही छीन लिया। मंगलू, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं, मगर मैं क्या करूं? मैं भी मजबूर हूं। जब मेरा धंधा ही बंद हो गया तो मैं भी तुम्हें पैसे कहां से दूं? अब तो तुम्हें अपने घर के गुजारे के लिए कोई दूसरा काम ही देखना होगा। बेचारा मंगलू दुखी मन से अपने घर लौट जाता है। अरे भाग्यवान, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया। इस बार की बरसात में उनका भी हाल हमारी तरह ही हो गया है। मालिक का व्यापार अभी घाटे में चल रहा है तो उन्होंने मुझे भी काम से निकाल दिया है। अब मुझे कोई और काम ढूंढना होगा। अजी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? इस बरसात में अभी आपको कौन काम देगा? यह तो बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। पहले तो बस हमें छत की ही चिंता थी, मगर अब तो आपका काम भी छूट गया है। जब काम ही ना रहा तो छत के मरम्मत कैसे होगी? गंगा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं कल भी जाकर कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो हम छत की मरम्मत जरूर करवा लेंगे। अगले दिन पूरे हरियापुर गांव में जोरों की गर्जन के साथ भारी वर्षा होने लगती है। मंगलू के घर की छत जगह जगह टूटी होने की वजह से
पूरे छत से पानी टपकने लगता है। यह देखकर मंगलू और गंगा बहुत परेशान हो जाते हैं। बारिश यूं ही 2-3 दिनों से लगातार होती ही जा रही थी। इस बार इतने जोरों की बारिश हो रही थी कि पूरे गांव में पानी भर गया था। नालियां उफनने लगी थी और अधिकतर घर पानी में आधे डूब चुके थे। दिन रात बारिश इतनी जोरों की हो रही थी कि मंगलू को कहीं भी काम नहीं मिलता है। बारिश थोड़ी हल्की होते ही मंगलू उठा और घर के बाहर चल दिया। बारिश के कारण मिट्टी इतनी गीली हो चुकी थी कि पूरा रास्ता कीचड़ से भर गया था। रास्ते में कुछ लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी मंगलू उनके पास जाकर मदद मांगने की कोशिश करता है। भाई साहब, मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। मेरे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। मेरा काम भी छूट गया है। मेरे बच्चे कल रात से भूखे हैं। उनकी हालत भूख के मारे खराब है। उन्हें देख मुझे बहुत दुख हो रहा है। भाई साहब, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपके घर में थोड़ा अनाज या कोई बासी खाना ही है तो मुझे दे दीजिए। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। मेरे बच्चे भूख से बिल्कुल सुस्त पड़ गए हैं। या फिर उधार समझकर मुझे थोड़े पैसे ही दे दीजिए। जैसे ही बारिश खुलेगी मैं मजदूरी करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मैं आपके पांव पड़ता हूँ। अरे मंगलू, तू तो हमेशा यही रोना रोता रहता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास तो खुद ही कुछ नहीं है, तो हम तुम्हें कहां से दें। तुम तो खुद देख ही रहे हो कि कितने दिनों से लगातार बारिश हो रही है और हम भी कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा भी व्यापार ठप हुआ है। इस बार की बारिश ने तो हमारी ही हालत खराब कर रखी है। हम तो खुद उधार लेने की सोच रहे हैं, तो फिर तुम्हें उधर कहां से दें। तुम किसी और से मांगने की कोशिश क्यों नहीं करते। हम तो खुद अभी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। अब तो भगवान ही बचाए हमें। अरे हाँ मंगलू भाई, मदन भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी भी बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत जोरों से खराब है। हाथ में 2 पैसे नहीं है कि मैं अपनी माँ का इलाज कर सकूं। इतने दिनों की लगातार बारिश ने हमारी कमर तोड़ डाली है। मैं तो खुद ही सोच रहा हूँ कि अगर यह बारिश लगातार बरसती रही तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। तुम कहीं और जाकर कोशिश क्यों नहीं करते। शायद कहीं और से तुम्हें कुछ मिल जाए। तुम्हारी तो आदत बन चुकी है दूसरों से मांगने की, और तुम तो लोगों से पैसे ले भी लेते हो तो उसे वापस नहीं करते हो। अरे ओ मंगलू, कभी कुछ काम भी कर लिया कर। हमेशा लोगों से भी की मांगता रहता है। तुमने तो लोगों से भीख मांगने की आदत बना ली है। हर दिन भाग्य का रोना लेकर बैठा रहता है और सबके सामने हाथ फैलता रहता है। बस यही एक काम अच्छे से आता है तुझे। जो यहाँ से कुछ काम करना सीख और अपने गरीबी कहीं और जाकर दो। कब तक अपना और अपने बच्चों का भीख मांगकर पेट पालते रहोगे। गांव के लोगों के ताने सुनकर मंगलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मंगलू वहां से आगे बढ़ जाता है। वह अपने मन में सोच जा रहा था, हे भगवान, क्या मैं गरीब हूं तो क्या यह मेरा दोष है। क्या मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने या फिर उन्हें अच्छी जिंदगी देने की कोई कोशिश नहीं की। दिन भर इधर उधर घूमकर कोशिश करने के बाद मंगलू जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा। जब मंगलू घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर थकान और निराशा थी। गंगा ने उसके चेहरे को देखकर यह समझ लिया कि इन्हें कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली, इसलिए उसने भी मंगलू से कुछ नहीं पूछा। दोनों बच्चे उस रात भूखे ही सो गए। मंगलू घर के बाहर बैठा बरसते पानी को देखकर सोचता रहा। उस रात मंगलू की सबसे कठिनाई भरी लंबी रात थी। रात गहरी होती जा रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। बिजली की चमक में गांव की सारी झोपड़ियां साफ दिखाई दे रही थी। घास फूस की छत और मिट्टी की कच्ची दीवारों जो तेज हवा के झोंके के साथ हिल रही थी, बिजली कड़क रहे थे और डर के मारे बच्चे अपनी माँ के साथ लिपटे हुए थे। मंगलू वहीं चारपाई पर बैठा हुआ था। मंगलू की आंखों में आंसू तो नहीं थे, मगर उसका सूखा चेहरा बहुत कुछ कह रहा था। हर दरवाजे पर उम्मीद लेकर गया था, मगर लौटा खाली हाथ। टूटी झोपड़ी के कोने में बैठा वो बस आसमान को देख रहा था। शायद ऊपर वाला ही अब उसकी सुन ले। चेहरे पर लाचारी थी, हाथों में खालीपन और दिल में बस एक ही सवाल, क्या गरीब की कोई सुनता नहीं। यही सोचते सोचते अचानक एक तेज आंधी आई और मंगलू के घर की छत उड़ गई और मिट्टी की दीवारें भीग गईं। तेज बारिश के कारण
दीवारें गली होकर टूट गईं। मंगलू का पूरा परिवार जल्दी से घर के बाहर निकल गया। अजी ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारी आखिरी उम्मीद भी चली गई, हमारा घर, हमारा आखिरी सहारा, सब कुछ टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया। अजी अब हम इन बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे और किन के पास जाएंगे? गंगा, भगवान का शुक्र मनाओ कि सिर्फ दीवार गिरी, हमें से किसी को कुछ नहीं हुआ। बच्चे सही सलामत है। हम सब दीवार के नीचे दब सकते थे, मगर भगवान की हम पर बड़ी कृपा है। अजी पर अब हम क्या करेंगे? इन बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? इतने जोरों से बारिश हो रही है, देखिए ना। अगर बच्चे ऐसे ही भीगते रहे तो उन्हें बुखार आ जाएगा और वे बीमार पड़ जाएंगे। मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चों को इतने कष्ट में देखकर मेरा कलेजा फट रहा है। जी हाँ भाग्यवान, ये तो तुम ठीक कह रही हो। बस आज रात हमें कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए, फिर हम कल देखते हैं सुबह क्या कर सकते हैं। हमें साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करना होगा। अजी मेरे मन में एक बात आ रही है, क्यों ना हम आपके बड़े भैया बनवारी के पास जाएं? कम से कम रात बिताने के लिए वहाँ हमारे सर के ऊपर छत तो होगी और हमारे बच्चे बारिश में भीगने से बच जाएंगे। हाँ भाग्यवान, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। बनवारी भैया हमारी मदद जरूर करेंगे। भाई आखिर भाई होता है, मुश्किल समय में ही तो भाई की पहचान होती है। मंगलू और गंगा बच्चों को बारिश में बचाते हुए अपने बड़े भाई बनवारी के घर की ओर बढ़ने लगे। इतनी तेज बारिश में इतनी रात को आखिर कौन दरवाजा खटखटा रहा है? लोग हमारे अपने घर में हमें चैन से सोने नहीं देते। अजी आप भी ना बस बैठे बैठे बोलते रहिए। अब आपके यहाँ बैठे बैठे तो कोई दिखेगा नहीं। उठिए और दरवाजे पर जाकर देखिए आखिर कौन है। आप भी एक नंबर के आलसी। अच्छा भाग्यवान, जाता हूँ। तुम इतनी गुस्सा क्यों होती हो? तुम तो थोड़े थोड़े बात पर भड़कती रहती हो। अभी जाता हूँ। तुम मेरे लिए थोड़े पकौड़े बना दो और चाय बना दो। मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। मैं अभी देख कर आता हूँ। अरे मंगलू, तू अपने परिवार के साथ ही समय, आखिर बात क्या है? सब कुछ ठीक तो है ना? हमारे साथ कुछ भी ठीक नहीं है भैया। इतनी तेज बारिश में हमारे घर की छत उड़ गई और घर की दीवार का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। हम सब पूरे परिवार घर के बाहर जल्दी से निकल गए और अब इस बारिश में पूरे परिवार को लेकर कहाँ जाएं? भैया तब मुझे आपकी याद आई, आप हमारे बड़े भैया हैं। आखिर में इस मुसीबत में कहाँ जाता, तो मैं आपके पास मदद मांगने आया हूँ। भैया क्या हम आज की रात आपके घर में ठहर सकते हैं? बच्चे भीग रहे हैं, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं। बड़ा दुख हुआ सुनकर। देख मंगलू, बात यह है कि मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ कोई भी आकर टिक जाए। तू मेरा छोटा भाई तो है, पर देख हर किसी की अपनी किस्मत होती है। तू हमेशा किस्मत के भरोसे रहा। मैंने मेहनत की, अब मेरी कमाई का बोझ क्यों बनना चाहता है? ओ मंगलू, ये क्या भिखारियों जैसी शक्ल बना के आ गया तू? हर बार तेरी मुसीबत में मैं ही क्यों काम आऊं? हर बार रोता आ जाता है। ये मेरी दुकान नहीं कि हर कोई आकर उधारी ले जाए। चल अब जा यहाँ से, आधी रात को परेशान मत कर। भैया भगवान के वास्ते, बच्चों की कसम, रात भर की ही तो बात है भैया। बनवारी ने मंगलू की पूरी बात भी नहीं सुनी और अपना दरवाजा बंद कर लिया। अब तो कोई आस बाकी नहीं बची। छत उड़ी, अनाज सड़ गया, बच्चे पूरी रात भीगते रहे। अजी आप तो अपने भाई की बड़ाई करते नहीं थकते थे। हमेशा मेरा भाई करते रहते थे, मगर उन्होंने तो एक रात का रिश्ता भी नहीं निभाया। आपके भाई से तो आपका खून का रिश्ता था ना। हमने तो बस एक कोना मांगा था, एक छत के नीचे थोड़ी देर की पनाह, लेकिन उन्होंने तो जैसे इंसानियत पर भी ताला लगा दिया। हाँ गंगा, ये बात तो ठीक है। गंगा, घर की दीवारें गिरती हैं तो इंसान फिर भी खड़ा रह जाता है, लेकिन जब अपनों का भरोसा टूटता है ना, तो इंसान भीतर से ढह जाता है। मैं अंदर से टूट गया हूँ, मगर अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है और बुरे वक्त में तो कोई भी साथ नहीं देता।
मामा जी, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। क्या हम ऐसे ही भीगते रहेंगे? हे भगवान रोहन, तो पानी में भीगते भीगते ठंड से कांप रहा है। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन सहारा देगा हमें? बस थोड़ा सा और सह लो मेरा बच्चों, मैं हूं ना, जल्दी ही मैं कोई रहने की जगह ढूंढ लूंगा। बस तुम लोग हिम्मत मत हारना। गंगा चलो, हम लोग सरपंच जी के यहाँ चलते हैं। अब वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ जी, जल्दी चलिए, अब मुझे भी बहुत ठंड लगने लगी है। अपनों से ठुकराए मंगलू और गंगा अब उम्मीद की आखिरी किरण लेकर सरपंच के दरवाजे पर जा रहे हैं। शायद कोई तो होगा जो उनके टूटे आशियाने को सहारा दे सके। सरपंच जी, इस भयावह बारिश में हमारे घर की छत उड़ गई है और हम बेघर हो गए हैं। अब तो ऊपर से आसमान और नीचे से जमीन भी छिन गई है। अपना कहने वालों ने भी दरवाजा बंद कर लिया। बस आप ही हैं जिनसे उम्मीद बची है। बस एक रात के लिए अपनी हवेली में हमें पनाह दे दीजिए। तुम्हें देखकर लगता है जैसे पूरा गांव अब मेरी चौखट पर ही आ जाएगा भीख मांगने। छत उड़ गई तो क्या मैं भगवान हूँ जो सबका दुख हर लूं? हर साल तूफान आता है, सब झेलते हैं, पर तुम लोग तो बस रोना जानते हो। तुम लोगों के पास काम करने का वक्त नहीं, बस रो रो कर दया बटोरने का हुनर आ गया है। और हाँ, मेरे घर के आगे ये गरीबी का तमाशा बंद करो। अरे मैं सरपंच हूँ तो क्या हुआ? क्या मैंने पूरे गांव का ठेका ले रखा है? तुम लोगों को जब भी थोड़ी तकलीफ होती है तो अपना मुंह उठाकर मेरे पास चले आते हो। सरपंच जी, या आप कैसी बातें कह रहे हैं? मेरे बच्चे बीमार हैं, बारिश में भीग रहे हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। सरपंच जी, हमारी थोड़ी तो मदद कीजिए, हम पर थोड़ा तो दया दिखाइए। लगता है ऐसे नहीं मानोगे। तुम लोग, मुझे अपने आदमियों को बुलाना ही पड़ेगा। अरे ओ सुखिया, बिरजू, यहाँ आओ। जल्दी से इन भीख मांगों को यहाँ से धक्के मारकर निकालो और इन्हें अच्छा सबक सिखाओ ताकि कोई भी गरीब भिखारी मेरे दरवाजे पर मुंह उठाए ना चला आए। सरपंच जी, आप गांव के सरपंच हैं और बुरे समय में आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? दया कीजिए सरपंच जी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। इतनी मिन्नतें करने के बाद भी सरपंच उनकी एक नहीं सुनता और अपने आदमियों को बुलवाकर धक्के दिलवाकर उन्हें हवेली से बाहर निकलवा देता है। गंगा और मंगलू ने उस बरसात की तूफानी रात में हर किसी का दरवाजा खटखटाया, मगर गांव के किसी भी व्यक्ति ने मंगलू की मदद नहीं कि उन्हें एक रात का आसरा भी नहीं दिया। आज लोगों ने सचमुच में दिखा दिया कि कोई किसी का अपना नहीं होता और बुरे वक्त में तो साया भी साथ छोड़ देता है। जो अपना खून था उसने मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया। जो गांव का सरपंच था, सबका मददगार था, उसने धक्के देकर बाहर फेंकवा दिया। अजी, आप हिम्मत मत हारिए, हमें भी अब अच्छा सबक मिला है। हमने सबका असली चेहरा देख लिया है। गंगा, आखिर में हिम्मत कैसे रखूं? मेरे बच्चे पानी में भीग रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि मुझे कोई ऐसी जादू की छड़ी मिल जाती तो मैं अपने बच्चों के सिर पर छत दे पाता। एक ऐसी छत जो आंधी तूफान और बारिश में भी ना डगमगाए, हमारे घर की छत की तरह ना उड़े। अजी, आप हिम्मत मत हारिए और भगवान पर भरोसा रखिए। जिन लोगों ने आज हमें आंखें दिखाई है, भगवान उन्हीं लोगों की आंखें एक दिन शर्म से झुकाएगा। बारिश यूं ही रात भर बरसती रही और मंगलू का पूरा परिवार यूं ही एक पेड़ के नीचे बैठकर रात भर बारिश में भीगता रहा। सुबह होते ही मंगलू काम की खोज में जाता है। गंगा, यह लोग, मैं कुछ खाने की सामग्री लाया हूं और रोहन की दवा भी है भैया। तभी मंगलू का भाई बनवारी वहां आता है और मंगलू पर हंसते हुए कहता है, हाँ, देखो तो जरा मंगलू महाराज को, छत उड़ गई, अब परिवार समेत पेड़ के नीचे बरसात में भीग रहा है। अरे भाई, तेरा तो किस्मत भी तुझसे तंग आ गई लगती है। हाँ, अबे ईमानदारी का ये फल मिलता है क्या? मंगलू, तुम्हारे तो इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब पेड़ के नीचे रात बितानी पड़ रही है।
आज मेरे बुरे समय में आपने मेरा साथ देने की बजाय मुझ पर हंस रहे हैं। आज आपका समय है, एक दिन मेरा भी वक्त आएगा, इसलिए आपको जितना हंसना है हंस लीजिए। हाँ 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 हाँ, वो भाई मंगलू खाली जेब और गीले कपड़ों में भी तो इतनी ही घमंड से बातें कर रहा है। अरे कारे मंगलू, कोई जादू की छड़ी मिल गई है क्या जो इतना अकड़ रहा है? अच्छा ठीक है भाई, तू अपना घमंड अपने पास रख, ऐसे भी अब तेरे लिए खोने को कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर बनवारी वहां से चला जाता है। मंगलू काम की तलाश में जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा था। किसी तरह एक काम ढूंढना होगा। अरे मैं तो काम की तलाश में जा रहा था, ये मैं कौन से रास्ते से आ गया हूं? मुझे तो लगता है कि मैं रास्ता भटक गया हूं। चलते चलते मुझे बहुत देर भी हो गई है, बच्चे और गंगा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे अब यहीं से लौट जाना चाहिए। जैसे ही मंगलू वापस जाने के लिए मुड़ता है, उसकी नजर पेड़ के नीचे सो रही एक बुढ़िया पर जाता है। बुढ़िया गहरी नींद में एकदम इस दुनिया से परे घोर निद्रा में पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। मंगलू पूरी ताकत से बूढ़ी अम्मा की तरफ दौड़ता है। पेड़ से टहनी टूटकर बूढ़ी अम्मा की तरफ गिरने ही वाली होती है। टहनी गिरने से पहले ही मंगलू दौड़कर उसे पकड़ लेता है। तभी बूढ़ी अम्मा जाग जाती है और चौंक कर उठकर बैठ जाती है। अरे वो लड़के कौन हो तुम? तुम्हारी वजह से मेरी इतनी अच्छी नींद खराब हो गई। अम्मा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, मगर मैं उस पेड़ की टहनी को अगर नहीं पकड़ता तो ये भारी पेड़ की टहनी आप पर गिर जाती। अरे बेटा, ये क्या, तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। बेटा, तुमने मुंह बुढ़िया की जान बचाने के लिए खुद को चोट लगा लिया। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि अभी के समय में भी कोई किसी के लिए अपनी जान भी दे सकता है। बेटा, तुम तो बिल्कुल निष्पाप निस्वार्थ एक सज्जन पुरुष हो। धन्यवाद अम्मा। अम्मा, मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया था और मुझे बहुत देर हो गई। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर मंगलू जैसे ही जाने लगता है तो बूढ़ी अम्मा पीछे से आवाज देती है। अरे ओ बेटा, थोड़ा रुक जाओ। हाँ बोलिए ना अम्मा, आपको कोई मदद चाहिए क्या? अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर करूंगा। नहीं बेटा, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, पर बेटा तुमने आज मेरी जान बचाई है, इस वजह से मैं तुम्हारी आनी हो गई हूँ। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकती हूँ। मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ बेटा। क्या अम्मा, आप मुझे क्या देना चाहती हो? अम्मा, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। तुमने मेरी जान बचाई है और जान बचाने वाला ईश्वर के समान होता है। इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ, एक ऐसा वरदान जो तुम्हारे भाग्य को बदल देगा। बेटा, मैं तुझे यह दिव्य वरदान देता हूँ कि तुझे तेरी मेहनत का दुगना फल मिलेगा। अब से तेरे माथे पर कभी भूख की रेखा नहीं दिखेगी, तेरे बच्चे कभी खाली पेट नहीं सोएंगे। तू जहाँ बीज बोएगा वहाँ अन्न की नदियां बहेंगी, तू जहाँ छांव ढूंढेगा वहाँ पेड़ अपने आप उगेंगे। तेरे सिर से कभी छत नहीं छिनेगी, आंधी तूफान तुझसे दूर रहेंगे और बुरा वक्त तेरे द्वार से लौट जाएगा। पर बेटा, मेरा वरदान अगले 1 महीने तक काम नहीं करेगा, तुम्हें इसके लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। क्या अम्मा, आप सच कह रही हैं? कैसी परीक्षा? अम्मा, मुझे साफ साफ बताइए, मैं तैयार हूं जानने के लिए। बेटा, तुम्हें इसी पेड़ के नीचे 1 महीने तक अपना जीवन बिताना होगा। लोग आएंगे, तुम्हें देखेंगे और तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें तरह तरह की बातें सुनाएंगे, मगर बेटा तुम्हें कभी भी पलटकर उन्हें उल्टा जवाब नहीं देना है। तुम्हें सब्र रखना होगा। और हाँ बेटा, जब यह वरदान अपना असर दिखने लगेगा, जब तुम्हारी तकदीर बदलने लगेगी, तब भी तुम्हें अपने मन को साफ रखना होगा। किसी के भी प्रति अपने मन में द्वेष नहीं रखना होगा। अगर तुम्हारे मन में कभी भी लालच और घमंड आया तो मेरा दिया हुआ वरदान हमेशा के लिए इस समय नष्ट हो जाएगा। अम्मा, मैं आपकी बातों को समझ गया हूं और मैं आपकी परीक्षा में खड़ा उतरने का पूरा कोशिश करूंगा। अम्मा, आपने जो मुझे दिया है उसका कोई मोल नहीं है, इसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। धन्यवाद अम्मा। बूढ़ी अम्मा की बातों को सुनकर मंगलू की आंखें भर आती हैं। अम्मा को प्रणाम कर मंगलू वहां से जाने लगता है। जैसे ही मंगलू वहां से जाने के लिए मुड़ता है तो एक हल्का सा ठंडी हवा का झोंका आता है और जब वह पलट कर देखता है तो बूढ़ी अम्मा अपने जगह पर नहीं होती है।
मंगलू अब अच्छी तरह से समझ जाता है कि बूढ़ी अम्मा कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि वह भगवान का भेजा हुआ कोई दूत थी, जिसे सिर्फ उसी की मदद के लिए यहाँ भेजा गया था। मंगलू उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है, मगर उधर मंगलू का परिवार दूर किसी गांव में रोज की तरह संघर्ष में डूबा हुआ था। भूख, बीमारी और लोगों के ताने भरी बातें, सब कुछ जैसे उस वरदान का हिस्सा बन चुका था। एक दिन मंगलू अपने हाथों में अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेता है और जंगल से ढेर सारी लकड़ियां काट कर ले आता है। इतनी सारी लड़कियों को लेकर आता देख गंगा चौंक जाती है और मंगलू से कहती है, अजी यह क्या, आप इतनी सारी लकड़ियों को कहाँ से लेकर चले आ रहे हो, और आखिर आप इतनी सारी लकड़ियों का क्या करोगे? गंगा, मैं इतनी सारी लकड़ियों से एक लकड़ी का घर बनाऊंगा, हमारा घर, एक खूबसूरत सा घर। अजी आप ये कैसी बहकी हुई बातें कर रहे हैं? इस तूफानी बरसात में सीमेंट और ईंट के घर तो टिक नहीं पा रहे हैं, तो आपका ये लकड़ियों का घर क्या टिक पाएगा? ये सारी लकड़ी बारिश के पानी से तुरंत ही गल जाएगी। गंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। मेरा मन कहता है कि यह घर जरूर टिकेगा, क्योंकि यह घर सिर्फ एक लकड़ी से ही नहीं, बल्कि मेरे विश्वास की नींव पर टिका होगा। और जब विश्वास और इरादा इतना पक्का हो तो कोई भी आंधी उसे हिला नहीं सकती। आज सुनिए तो, मगर आखिर थोड़ा सोचिए, घर में बच्चे हैं, अगर इन्हें चोट लग गई तो? गंगा, तुम मेरे साथ चलो। देखो गंगा, हम यहीं इसी पेड़ के ऊपर एक लकड़ी का घर बनाएंगे। हे भगवान, पता नहीं अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है। गंगा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। अजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लकड़ी का घर, लोग क्या कहेंगे? वो तो हम पर हंसेंगे। लोग ये सोचेंगे कि आप पागल हो गए हैं। गंगा, तुम उन्हें कुछ भी जवाब मत देना। हमारे पास सब और हिम्मत है, हमें उन्हें जवाब नहीं देना है। अगर तुमने उन्हें जवाब दिया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अच्छा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। बस अभी के लिए मैं तुम्हें जो कहता हूँ वह करो, फिर मैं तुम्हें हर बात बताऊंगा, हर राज, हर वजह। बस अभी के लिए तुम मेरी बात मान लो। अच्छा ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। किसी को कभी कोई जवाब नहीं दूंगी। मंगलू और गंगा ने साथ मिलकर काम शुरू किया। जब गांव वालों ने देखा कि मंगलू पेड़ के ऊपर लकड़ी का घर बना रहा है, तो गांव के सारे लोग धीरे धीरे वहां जमा होने लगे। लोगों से यह बात चर्चा में आ रही थी। तभी यह बात मंगलू के बड़े भाई बनवारी और गांव के सरपंच के कानों तक पहुंची, और वह भी मंगलू के लकड़ी का घर देखने पहुंचे। लगता है गरीबी ने अक्ल भी खा ली तेरी। पेड़ पर घर बना के क्या उड़ना भी सीखेगा? जिसे जमीन नसीब नहीं हुई वो अब पेड़ पर सपने बुन रहा है। लोग छट डालते हैं, तू पेड़ पर लकड़ी ठोक रहा है। बस यही दिन देखना बाकी था। हाँ बनवाले, तू बिल्कुल सही कह रहा है। इसका जब पहले का इतना मजबूत घर नहीं टिक पाया तो यह लकड़ी का घर क्या खाक टिक पाएगा? जब पेट भरने का जुगाड़ नहीं हुआ तब ये पेड़ पर महल खड़ा कर रहा है। अरे मंगलू, सपने देखना बंद कर, जमीन पर रहना सीख। गांव में सबके सामने मजाक बन गया है तू। पेड़ पर घर बना के क्या साबित करना चाहता है? ये गांव है, कोई तमाशा नहीं। हाँ सरपंच जी, मैं भी वही कह रहा हूँ। शायद मंगलू का थोड़ा दिमाग हिल गया है और अब उसे इलाज की जरूरत है। ये तो बच्चों की तरह लकड़ी का घर बना रहा है, जैसे लकड़ी का घर बनाना कोई खेल हो। हाँ बनवारी, मुझे भी तुम्हारी बात बिल्कुल सच लग रही है। इसका दिमाग तो बिल्कुल फिर गया है। चाहे यह घर कितना भी सुंदर हो, मगर है तो लकड़ी का ही। एक बारिश हो जाएगी तब पता चलेगा। जब तेज बारिश होगी तो यह घर कहाँ बह जाएगा पता भी नहीं चलेगा। गंगा यह सब सुनकर गुस्से में आ जाती हैं, और जैसे ही उन्हें कुछ बोलने वाली होती है तभी मंगलू उसे मना कर देता है। गांव के सारे लोग मंगलू और गंगा का मजाक उड़ाते रहे, मगर वह दोनों चुप रहे। उन्होंने पलट के कभी किसी को जवाब नहीं दिया। लोगों के तानों से मंगलू का हौसला और भी बढ़ता गया। और एक सुबह मंगलू ने अपने लकड़ी के घर को एक आलीशान घर में बदल दिया। मंगलू के घर को देखकर गांव वालों की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह लकड़ी का घर इतना सुंदर, इतना भाव था
जैसे किसी सपने को लकड़ी में ढाल दिया गया हो। मंगलू अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बता देता है कि जंगल में उसके साथ क्या क्या हुआ, और बूढ़ी अम्मा के आशीर्वाद के बारे में भी बताता है। मंगलू अपने घर की दीवार को छूकर भगवान से यह मन्नत मांगता है, हे ईश्वर, यह लकड़ी का घर लोहे का बन जाए। यह घर इतना मजबूत हो कि आंधी बाढ़ आज और तूफान भी इसका कुछ न बिगाड़ पाए। अचानक जोरों की हवा चली और बिजली कड़कने लगी, और देखते ही देखते वह लकड़ी का घर लोहे से भी ज्यादा मजबूत बन गया। अजी, हमारा घर तो लोहे से भी ज्यादा मजबूत बन गया है। अजी, हमारे भगवान तो आप ही हो। अब हमारे बच्चों को बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। वे दोनों पति पत्नी आपस में बातें ही कर रहे थे, तभी अचानक जोरों की बिजली कड़कती है और तेज वर्षा शुरू हो जाती है, जैसे कुदरत खुद ही इस नए घर की परीक्षा लेने आ गई हो। 2 दिन की मूसलाधार बारिश में गांव के घरों में पानी भर जाता है और बहुत जोरों की बाढ़ आ जाती है। बारिश का पानी और भी तेजी से बढ़ने लगता है। हमने तो इसे पागल समझा था, पेड़ पर घर बनाना मजाक लगा था, लेकिन आज उसी का घर बचा है और हम सब पानी में बह गए। लगता है असली अक्ल तो उसी के पास थी और हम बस कुर्सी और घमंड में अंधे थे। अगर हम लोगों ने मंगलू के घर में जल्दी ही शरण नहीं ली तो इस तेज बारिश में हम सारे लोग डूब कर मर जाएंगे। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। बारिश अब थमने का नाम नहीं ले रही, नीचे पानी ही पानी है। चलिए सरपंच जी, बनवारी बाबू इधर आइए। मंगलू का वही लकड़ी वाला घर अब हम सबका सहारा बन सकता है। बाढ़ से ऊपर वही हमें बचा सकता है। जिसे हम सब ने हंसी का पात्र समझा, वही आज सबसे समझदार निकला। हम सबका घर पानी में बह गया, मिट्टी में मिल गया, और देखो, मंगलू का वो पेड़ पर बना लकड़ी का घर एकदम सुरक्षित खड़ा है। लगता है समझदारी पढ़ाई से नहीं, तकलीफों से आती है। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। हमारे इतने मजबूत घर बाढ़ के पानी में बह गए, और ये लकड़ी का पेड़ पर बना हुआ घर किसी आलीशान महल की तरह टिका हुआ है। हाँ बनवारी भाई, आप ठीक कर रहे हो। ये तो किसी आलीशान महल की तरह टिका हुआ है। ये तो सचमुच कमाल है। मंगलू ने तो कमाल कर दिया। हाँ हाँ, जल्दी चलो, सब कोई जल्दी चलो, नहीं तो हम इस बारिश में डूब कर मर जाएंगे। तभी गांव के सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए मंगलू के बने लकड़ी के घर की तरफ दौड़ने लगते हैं। गांव के सभी लोग मंगलू के घर के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी मंगलू दरवाजा खोलकर घर के बाहर आता है। मंगलू, शायद मैं आज तक तुझे समझ नहीं पाया। तुझे हमेशा नीचा दिखाया, तेरा मजाक उड़ाया। लेकिन आज जब बाढ़ ने मेरा घर, मेरी जमीन, सब कुछ बहा दिया, तब समझ आया कि असली ताकत पद में नहीं, सोच में होती है। तू जो कर रहा था वो पागलपन नहीं, दूरदर्शिता थी। मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे और मेरे परिवार को अपने इस पेड़ पर बने घर में थोड़ी सी जगह दे दे। आज तू ही हमारा सहारा है और तेरी ये छांव हमारे लिए किसी मंदिर से कम नहीं। मंगलू, हमसे जो भी हुआ उसके लिए माफ कर दे। आज हालात ने मेरा घमंड तोड़ दिया है। मैं और मेरी घरवाली कहीं के नहीं रहे। अगर तेरे दिल में जरा सी भी जगह हो तो हमें अपने इस घर में पनाह दे दे। तू ही अब हमारा सहारा है। भाइयों, इसमें पूछने की क्या बात है? आप सब मेरे अपने हो, यह घर आपका भी है। गांव के सारे लोग शर्म से सर झुकाए मंगलू के घर के अंदर कांपते हुए आ जाते हैं, जिन्होंने मंगलू का कभी तिरस्कार किया था। मेरे भाई मंगलू, मुझे माफ कर दे। तू मेरे पास मदद के लिए आया था, मगर मैंने तुम्हारी मदद करने की जगह तुम्हारा मजाक उड़ाया। और आज जब हम पर मुसीबत आई तो तुमने बिना पूछे अपनी बाहें खोल दी। मुझे माफ कर दे। आज मुझे मेरी गलती का आभास हो रहा है। हाँ मंगलू, ये बात बिल्कुल सच है। मुझे भी अपने धन का बहुत घमंड था। मुझे तो लगता था कि मैं इस गांव का भगवान हूं, मगर समय ने मुझे आज आईना दिखा दिया है। इस बारिश ने मेरा घर नहीं, मेरा घमंड बहा ले गई है। आज तुमने पुरानी बातों को भूलकर हमें अपने घर में जगह दी। आज मुझे मेरी गलती का आभास हो गया है। मुझे माफ कर दे मंगलू। मैं कौन होता हूं आपको माफ करने वाला? माफ करने वाला तो ईश्वर है।
अगर आज आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो इससे बड़ी माफी कोई नहीं हो सकती। हम सब इंसान हैं और गलती इंसानों से ही तो होती है, और जब कोई इंसान अपनी गलती मान ले तो वह सबसे बड़ा होता है। वह मंगलू जिसे सबने ठुकराया था, आज वही सबकी उम्मीद बनकर खड़ा था।